हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो जैसा कि अभी तक हम दो यूनिट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारी पहली यूनिट थी जियोमॉर्फोलॉजी और दूसरी यूनिट थी क्लाइमेटोलॉजी। और क्लाइमेटोलॉजी में अभी लगभग 80 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस और बचे हैं। तो एक वीडियो और आएगा क्लाइमेटोलॉजी का, जिसमें आपके 80 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस मैं आपको और कराऊंगा। और लगभग आप ये मान के चलिए 300 के अप्रॉक्स क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी पे मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो जाकर के उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया भी था कि अब हमारी जो अगली यूनिट होगी वो होगी ओशिनोग्राफी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओशिनोग्राफी के बारे में। तो देखिए, ओशिनोग्राफी है क्या? ओशिनोग्राफी बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ओशियन, दूसरा है ग्राफी। तो ओशियन का मतलब हो गया एक जो वाटर बॉडी बॉडी होती है, जो लार्ज वाटर बॉडी है, इट इज कॉल्ड ओशियन। और ग्राफी का मतलब ये है कि उसकी हम ज्योग्राफिकली स्टडी करें। ठीक है, कि उसके टेम्परेचर के बारे में स्टडी करें और उसकी सैलिनिटी के बारे में स्टडी करें। ठीक है, वाटर साइकिल के बारे में स्टडी करें। ये सारी चीज़ें जो आ जाएंगी वो ओशिनोग्राफी के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो ओशिनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द ओशियन हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेट एंड फ्यूचर along with the physical, chemical and biological characteristics of the ओशियन। ठीक है, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई ओशिनोग्राफी के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देख लें कि वास्तव में हमारी जो अर्थ है उस पर कितने अमाउंट में वाटर है। तो सभी को आप पहले से पढ़ते हुए आए होंगे कि अप्रोक्सीमेटली 71% जो है हमारे अर्थ पर वाटर है, 29% जो है एक कॉन्टिनेंटल एरिया है। ठीक है, अब जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब 71% जो ओशियन है उस वो भी हमारा कई सारी फॉर्म में, कई सारे उसके रिजर्वायर्स, अलग अलग रिजर्वायर्स होते हैं, उनमें पाया जाता है। अब यहाँ पर हम देखें तो ओशियंस में 71% को हम 100% मान लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब ओशियंस में कितना पाया जाएगा। ओशियंस में 97.25% पाया जाएगा और आइस कैप और ग्लेशियर में 2.05% है। फिर आपका लेक्स में पाया जाता है, फिर आपका ग्राउंड वाटर में है। तो ये चीज़ ना, ये आपका पूछ लेता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवा लेगा या असेंडिंग ऑर्डर में लगवा लेगा, या पूछ लेगा कि इनमें से किस में हाईएस्ट अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो वाटर है वो हमारा ओशियंस में है। और उसके अलावा आइस कैप में जो वाटर, आइस कैप और ग्लेशियर्स में 2.05 यानी सेकंड हाईएस्ट है। और लेक्स में 0.01 है, ग्राउंड वाटर में 0.68 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड वाटर में आपका ज़्यादा है और लेक्स में कम है। तो थर्ड हाईएस्ट, तो फर्स्ट पे तो ये हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये हो गया आपका थर्ड। ठीक है, ग्राउंड वाटर के बाद में आपका लेक्स में होता है, लेक्स के बाद में आपका आता है सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, फिर आपका एटमॉस्फेयर, फिर है आपकी स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। यानी आप ये देखिए कि जो स्ट्रीम्स और रिवर्स में इतना वाटर नहीं है जितना कि एटमॉस्फेयर में है, या एटमॉस्फेयर से ज़्यादा वाटर किसमें है, सॉइल मॉइस्चर में है। फिर लास्ट में आपका आता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये आपको ना याद कर लेना है। ठीक है, जिससे कि आपके एग्जाम में इससे ना प्रश्न अक्सर बनता रहता है। ठीक है, आगे देखिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बेसिकली डिस्क्राइब करती है मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन, इन एंड अबव द अर्थ। मतलब वाटर की साइकिलिंग कैसे होती है। जैसे वाटर पहले अर्थ पे है, उसका इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन होकर के जब वो ऊपर उठेगा तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर कम मिलेगा ऊपर, तो वहाँ पे उसका कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होगा, अगेन फिर उसका इवोपरेशन होगा। तो इस तरीके से एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होती है वो सभी आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुछ यहाँ पे ना पहले हम बेसिक टर्म समझ लें ओशिनोग्राफी में। तो ओशिनोग्राफी में अगर हम देखें तो वाटर साइकिल गोज थ्रू द सर्टेन स्टेप्स। अगर कंपोनेंट देखें हम तो वाटर स्टोरेज जो होगा, वाटर स्टोरेज में 3 प्रोसेस आपके काम करते हैं, इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन एंड सब्लिमेशन। ऐसी वाटर अगर एटमॉस्फेयर में है तो उस पर 2 प्रोसेस होंगे, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद में क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, वाटर अगर आइस और स्नो की फॉर्म में है तो मेल्टिंग होती है उसकी। ठीक है, अगर सरफेस रन ऑफ वाटर है, सरफेस पे चल रहा है वाटर, तो हम उसको स्ट्रीम फ्लो की तरह हम स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ग्राउंड वाटर होता है। अब यहाँ पर आप देख लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। इवापोरेशन तो आपको पता ही होगा,
कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस स्टेट इज कॉल्ड इवापोरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? डिस्चार्ज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट लीव्स। प्लांट की लीव्स में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनसे जो वाटर निकल के जाता है उसको हम कह देते हैं, उस प्रोसेस को हम कह देते हैं ट्रांसपिरेशन। सब्लिमेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड वाटर सच एज स्नो डायरेक्टली इनटू द वाटर वेपर। सॉलिड को डायरेक्टली अगर हम वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। कंडेंसेशन, अगेन वाटर वेपर को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर दें। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जब कंडेंस वाटर वेपर जब फॉल होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ये रेन, स्नो या हेल की फॉर्म में हो सकता है। रन ऑफ क्या है? रन ऑफ इज अ विजिबल फ्लो ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर जो रिवर्स में फ्लो हो रहा है उसको हम रन ऑफ कहते हैं। स्नो मेल्ट, स्नो मेल्ट क्या है? तो रन ऑफ क्रिएटेड बाय मेल्टिंग स्नो। अब जब स्नो जब मेल्ट होती है उसके कारण जो वाटर का रन ऑफ होता है उसको हम स्नो मेल्टिंग कहते हैं। परकोलेशन क्या है? फ्लोइंग ऑफ वाटर वर्टिकली थ्रू द सॉइल एंड रॉक्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। परकोलेशन क्या है? जब वाटर सॉइल्स में वर्टिकली फ्लो होने लगता है अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, उसको हम परकोलेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब हमने ओशन के बारे में बात कर ली और अभी तक हमने जब जियोमॉर्फोलॉजी की यूनिट जब समाप्त की थी और हम लोग पढ़ चुके हैं जियोमॉर्फोलॉजी, तो उसमें हमने बेसिकली कॉन्टिनेंटल एरिया के बारे में बात की थी कि कॉन्टिनेंटल जो एरियाज के ऊपर जो भी रिलीफ फीचर्स बने थे, लाइक माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यू हो गए, ये सारे जो फीचर्स बने थे तो वो किस तरीके से बने, ठीक है, कैसे उनका निर्माण हुआ, कैसे वो खत्म हुए, कब बने, कैसे बने, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी जियोमॉर्फोलॉजी में। वो हमने बात की थी कॉन्टिनेंटल एरिया के बारे में। यहाँ हम बात करेंगे जो मेजर रिलीफ फीचर्स हैं ओशियन फ्लोर, यानी ओशियन की एक गहराई होती है, ओशियन के जब नीचे जाओगे, ओशियन वाटर के नीचे जाओगे, अंदर जाओगे तो वहाँ पर भी एक फ्लोर मिलेगा आपको जिसको हमने कह दिया ओशियन फ्लोर। और वहाँ पर भी कई सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे आपके जियोमॉर्फोलॉजी में जो कॉन्टिनेंटल एरियाज पर माउंटेन्स मिलते हैं, प्लेट्यूज मिलते हैं और आपके प्लेन्स हैं, तो ऐसे ही अगर हम नीचे जाओगे ओशन वाटर के अंदर, वहाँ पर भी एक फ्लोर होगा, उसके ऊपर भी कई सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, जैसे आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल राइज है, अबिशल प्लेन्स हैं। फिर अगर हम माइनर रिलीफ फीचर्स के बारे में बात करोगे तो अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ मिलते हैं, किसी को हम गॉड्स कहते हैं, कैनियन मिलती हैं, ट्रेंचेस मिलती हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है माइनर एंड मेजर रिलीफ फीचर्स मिलेंगे वाटर के अंदर, तो हम इनको धीरे धीरे से करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशन फ्लोर कौन कौन से हैं। तो आप देखोगे कि ओशन फ्लोर को हमने चार भागों में, मेनली चार सेक्शन में डिवाइड किया है: कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन और ओशियनिक डीप और ट्रेंच। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप की, सेल्फ के बारे में। सबसे पहला जो हमारा होता है वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ आता है, ठीक है, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, फिर कॉन्टिनेंटल राइज आता है, ठीक है, फिर आपका डीप सी प्लेन आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, कॉन्टिनेंटल राइज यहाँ पर नहीं दिया तो आप यहाँ पर ऐड कर लोगे कॉन्टिनेंटल राइज है, ठीक है। तो देखो यहाँ से इस डायग्राम से हम समझ लेते हैं, इस डायग्राम से समझेंगे हम। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, ये जो हमारा एरिया होता है, ये हमारा जो कॉन्टिनेंटल वाला एरिया होता है, ये अंदर की तरफ आता है इस तरीके से, ठीक है। जब हम जैसे मान लो गोवा कभी जाते हो तो आप बीचेस देखते हो, तो बीचेस वाला जो एरिया है, आसपास का जो एरिया होता है, वो हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है, ठीक है। उसी पर ही जो है आप वाटर देखते हो ना, वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ वाला एरिया होता है, वहीं पर आपकी फिशिंग होती है उसी एरिया में, और उसी जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ वाला एरिया, वहीं पर आपके जो तेल के कुएं वगैरह होते हैं वही भी वहीं से निकलते हैं। तो कॉन्टिनेंटल, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया। नीचे की तरफ ये जो दिख रहा है आपका, ये हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है। और नीचे दिख रहा है ये हमारा कॉन्टिनेंटल राइज होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कॉन्टिनेंटल राइज होगा। और ये जो पूरा दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा एबिसल प्लेन्स होते हैं। इस पे आपके गॉड्स पाए जाएंगे, कहीं कहीं पे यहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस पाई जाएंगी, ट्रेंचेस पाए जाएंगे, ठीक है, ट्रेंचेस हो गया, सी माउंट पाए जाएंगे। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे ये क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम मेजर रिलीफ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेजर रिलीफ फीचर में हम बेसिकली हमने इनको चार भागों में बांट दिया है: कॉन्टिनेंटल स्लोप, सेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर डीप सी प्लेन और ओशियनिक डीप्स, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे।
अब धीरे धीरे, अब देखो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, ये हमारा सेल्फ है, ये हमारा स्लोप है, ये हमारा राइज हो जाता है, और ये हमारा एबिसल प्लेन्स है, और ये हमारा डीप सी प्लेन है। देखो अंदर अंदर नीचे की तरफ और होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बारे में। तो जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है, इसकी जो ग्रेडियंट है, ध्यान रखना, 1 डिग्री और इससे कम होती है। मतलब इसका जो स्लोप होता है वो 1 डिग्री इससे कम होता है, बहुत कम स्लोप इसका होता है। ठीक है, और ये जो एंड होता है, इसका जो एंड होता है वो वेरी स्टीप स्लोप पे एंड होता है, इसको हम सेल्फ ब्रेक कहते हैं। देखो यहाँ पे सेल्फ ब्रेक मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप देखो, ये जो ये हमारी कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, तो यहाँ पे इसका स्लोप बहुत कम है। ये जो ना एकदम से नीचे जा करके बहुत ज़्यादा, यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से बहुत स्टीप स्लोप इसको मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ ब्रेक। ठीक है, यहाँ इसको हम कह देते हैं सेल्फ ब्रेक। तो एवरेज विड्थ देखी गई है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की, वो 80 किलोमीटर है। मतलब एवरेज विड्थ जो है, कहीं कहीं पे बड़ी, कहीं कहीं पे छोटी पाई जाती है। अब यहाँ जो एवरेज विड्थ होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, वो 80 किलोमीटर होती है। ठीक है, बट the shelves are almost absent or very narrow along some of the margin like the coast of Chile, the west coast of Sumatra। ये important point है, इसको नोट कर लेना। द कोस्ट ऑफ चिली और कोस्ट ऑफ सुमात्रा है, यहाँ पर जो है आपकी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स है, बहुत कम, बहुत इनकी जो विड्थ होती है बहुत ना के बराबर पाई जाती है। और सबसे बड़ी कहाँ पाई जाएगी, जो साइबेरियन शेल्फ है आर्कटिक ओशन में, वो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। इसकी जो विड्थ है 1500 किलोमीटर। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो कोई लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछ सकता है। कोस्ट ऑफ चिली की जो है स्मॉलेस्ट है, और जो लार्जेस्ट सेल्फ है वो साइबेरियन सेल्फ है। कहाँ पर है, आर्कटिक ओशन में है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। डेप्थ की बारे में बात कर लें तो डेप्थ इसकी जो होती है, जो कम से कम आपकी 3 मीटर, और अगर डीप की बात करें तो 600 मीटर डीप तक पाई जाती है। 33 से लेकर के 600 मीटर तक ये इसकी गहराई हो सकती है। अब देखो, मैंने आपको बताया भी था कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स है वहाँ पर आपके इसका स्लोप कम होता है। स्लोप कम होता है तो जो हमारी रिवर्स होती हैं, और जो हमारे सेडिमेंट, जो रिवर्स हैं या विंड्स हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं कॉन्टिनेंटल एरिया के, वो सारी चीज़ें कहाँ पर जो है लाके इकट्ठा करती रहती हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के ऊपर आकर के इकट्ठा करती रहती हैं। ठीक है, तो यहीं पर होता क्या, जब ये जितना भी जो सेडिमेंट होगा वो यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा, तो यहाँ पर होगा क्या, ये हमारे लिए एक तरीके से देखा जाए तो इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छा पार्ट डेवलप यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पर आपके तेल के कुएं भी अगर देखा जाए, ऑयल वेल भी यहाँ पे आपके पाए जाएंगे। तो फिशिंग इंडस्ट्रीज भी जो होगी, वो भी यहीं पे फिशिंग मेनली होती है, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस यही है कि ये थोड़ा सा सैलोनेस इसमें होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, जिससे क्या होती है, सनलाइट इसमें पेनिट्रेट कर जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पर जो है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म इस एरिया में पाई जाती हैं। तो वो जब ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म होगी तो वहाँ पे प्लैंकटन जो है वहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे। और प्लैंकटन क्या करते हैं, फूड होते हैं किसका, फिशेस का। तो वहाँ पे फिशेस भी आपकी पाई जाएंगी। तो यहाँ पे हम जो है कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे जो है फिशेज मैक्सिमम अमाउंट में वहाँ पर पाई जाएंगी। तो हम देख सकते हैं द ग्रैंड बैंक ऑफ न्यू फाउंडलैंड, ये आपके फिशेज के लिए फेमस है। द नॉर्थ सी है, द सुंडा शेल्फ है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, फिशेज के लिए फेमस है। मरीन फूड्स कम्स ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, ये आपका कह सकते हो ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है इसका, या इकोनॉमिकल भी कह सकते हैं। दे प्रोवाइड द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड, दे आर पोटेंशियल साइट फॉर द इकोनॉमिक मिनरल्स, यहाँ पे पाए जाते हैं। 20% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम भी यहीं से पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में। तो देखो स्लोप क्या है, स्लोप बेसिकली कनेक्ट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड द ओशन बेसिन। तो स्लोप जो है कनेक्ट करता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ को ओशन बेसिन से। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, सॉरी स्लोप के बारे में। ये देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो ये हो गई यहाँ का, ये आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप है, और यही आगे आगे कनेक्ट करेगा। वैसे देखा जाए तो यहाँ तक ये हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, और ये जो ओशन बेसिन है इसको कनेक्ट करता है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ और ओशन बेसिन को यहाँ पर कनेक्ट करता है। ठीक है, इसका जो एवरेज ग्रेडियंट है वो है 2 से लेकर के 5 डिग्री, और इसकी जो डेप्थ है वो 200 से लेकर के
3000 मीटर तक इसकी डेप्थ जो है पाई जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब उसका जो ग्रेडियंट था वो 1 डिग्री या उससे कम था, इसका है 2 से 5 डिग्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसकी विड्थ 30 से लेकर के 600 मीटर तक। किसकी? कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो विड्थ थी वो 30 से लेकर के 600 मीटर तक थी, लेकिन यहाँ पे 200 से 3000 मीटर तक, इसलिए गहरा ज़्यादा होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे कैनियन एंड ट्रेंचेस भी यहाँ पे इस सीजन में ऑब्जर्व की गई है। अब देखो कॉन्टिनेंटल राइज जो एरिया होता है वो जो है लास्ट वाला पार्ट होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप का। तो यहाँ पर जो इसका जो कह सकते हो स्लोप है 0.5 से लेकर के 1 डिग्री के बीच तक पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ यही जो एरिया होता है यही मर्ज होता है आगे जा करके एबिशल प्लेन से। अब देखो डीप सी या एबिशल प्लेन्स, एबिशल प्लेन्स कौन से हैं? देखो ये वाले हमारे एबिशल प्लेन्स है। ये देखो ये वाला कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया और ये वाला कॉन्टिनेंटल राइज हो गया और ये हमारा हो गया एबिशल प्लेन्स। अब इस एबिशल प्लेन्स पे कई सारी चीज़ें पाई जाएंगी, जैसे सी माउंट्स पाया जाएगा, गोड्स पाए जाएंगे, मिड ओशनिक रिजेस पाए जाएंगे, तो इन्हीं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं डीप सी प्लेन्स पे आ जाते हैं, या इसको हम एबिशल प्लेन्स भी कहते हैं। तो डीप सी प्लेन इज अंडर वाटर प्लेन ऑन द डीप ओशन फ्लोर। और ये कितनी डेप्थ पाए जाएंगे? 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक की डेप्थ पाए जाएंगे। और यहाँ पर आपकी जो है मिड ओशनिक रिजेस वगैरह यहाँ पे पाई जाती हैं। सबमरीन प्लेट्यूज, रिजेस, ट्रेंचेस, बीम्स, ओशनिक आइलैंड भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे आपका एजोर्स है और असेशन आइलैंड है, ये आपके डीप सी प्लेन के ही आइलैंड है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और कई सारे सेडिमेंट्स भी यहाँ पर से क्ले एंड सिल्ट टाइप के सेडिमेंट भी पाए जाते हैं। तो यहाँ से एक बार और क्लियर हो जाएगा, ये हमारा क्या है? कोस्टल प्लेन है, ठीक है। ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप है, और ये हमारा यहाँ पर अगर बात करोगे ये हमारा कॉन्टिनेंटल राइज, और आगे हमारा ये आ जाएगा एबिशल प्लेन्स, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऊपर वाले डायग्राम में भी दिखा दिया है। अब हम बात करेंगे ओशियनिक डीप्स एंड ओशियनिक ट्रेंचेस के बारे में। तो ओशियनिक ट्रेंचेस आर द स्टीपेस्ट डिप्रेशन और डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। जो सबसे गहरा पार्ट होगा उसको हम ओशियनिक डीप्स या ट्रेंचेस कहेंगे, ठीक। द ट्रेंचेस आर रिलेटिवली स्टीप साइडेड नैरो बेसिस। जो ट्रेंचेस होती हैं वो क्या होती हैं? आपकी स्टीप साइडेड, उनकी जो ढलान होता है बहुत ज़्यादा होता है, और बेसिस जो होती है उनकी काफ़ी नैरो होती है, ठीक है। दीज एरियाज आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशंस। ये क्या होते हैं? सबसे गहरे पार्ट होते हैं ओशंस के। दे आर द टेक्टोनिक ओरिजिन एंड आर फॉर्म ड्यूरिंग ओशन ओशन कन्वर्जेंस एंड ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो मैंने आपको ना जब ज्योमोर्फोलॉजी पढ़ाई थी तो मैंने वहाँ पर आपके प्लेटों का कन्वर्जेंस बताया था, ठीक है। तो जब प्लेटों में कन्वर्जेंस होता है तो ओशन ओशन कन्वर्जेंस, या हम कह सकते हैं ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में, तो जो प्लेट नीचे जाती है, ठीक, ऑब्वियसली जो ओशन वाली प्लेटों के नीचे जाएगी तो वहाँ पे क्या है? ट्रेंचेस बनती है। मैं आपको पहले बताया था, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरीके से ट्रेंचेस का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और इन ट्रेंचेस की जो गहराई होती है वो लगभग 3 से लेकर के 5 किलोमीटर तक डीपर होती हैं, ठीक। द मरियाना ट्रेंच ऑफ द गुआम आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ट्रेंच विद द डेप्थ ऑफ 11 किलोमीटर्स। तो मरियाना ट्रेंच जो है सबसे गहरी ट्रेंचेस है, कितने? 11 किलोमीटर उसकी गहराई है। और अगर हम देखें तो मिडानो डीप है, और आपकी टोंगा ट्रेंच है, और जापान ट्रेंच है। ये सारी तीनों ट्रेंचेस जो है कहाँ पाई जाती हैं? आपकी पैसिफिक ओशन में पाई जाती हैं, ठीक है। तो मिडानाओ जो है लगभग 35,000 फीट में है, और टोंगा जो है 31,000 फीट की है, और जापानीज ट्रेंच जो है 28,000 फीट में पाई जाती है, ठीक है। दे आर एसोसिएटेड विद एक्टिव वॉल्केनोज एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स। तो आपको पता है कि पैसिफिक ओशन में है, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पर जो है ये हमेशा यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? एक्टिव वॉल्केनोज पाए जाते हैं। टोटल अभी तक 57 डीप्स यहाँ पे एक्सप्लोर की गई हैं। 32 डीप्स जो हैं पैसिफिक ओशंस में है, 19 डीप्स जो हैं आपकी अटलांटिक ओशन में, और 6 जो हैं इंडियन ओशन में पाई गई। तो सबसे ज़्यादा जो डीप्स पाई जाती हैं वो आपकी पैसिफिक ओशन में पाई जाती हैं, ठीक है। अब होता क्या है? हमने ये 4 पार्ट्स के बारे में बात कर ली। अब भाई जो ओशन जो हमारा फ्लोर है, एबिशल प्लेन्स है, वो या ओशन फ्लोर है, तो वहाँ पर क्या होगा ना, कई सारे डिपॉजिट्स भी पाए जाएंगे।
तो जो डिपॉजिट्स होते हैं जो ओशन फ्लोर पे होते हैं उनको हम ओशियनिक डिपॉजिट्स कहते हैं। अब वो डिपॉजिट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे। तो हम देखते हैं, अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे देखें तो हमारा जो पहला आता है डिपॉजिट्स उसको हम कहते हैं टेरिजीनियस डिपॉजिट्स। सेकंड वन है हाइड्रोजीनियस डिपॉजिट्स, फिर है आपका कॉस्मिक डिपॉजिट्स। तो टेरिजीनियस डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं that originated on the terrestrial surfaces and were transported to the ocean through wind and water। जो कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, टेरेस्ट्रियल सरफेसेस पे ओरिजिनेट होते हैं, पृथ्वी की सरफेस के ऊपर बनते हैं और उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किसके द्वारा, विंड और वाटर के द्वारा। और उनमें आपके दो टाइप्स के मटेरियल्स पाए जाएंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब है जैसे मान लो कोई पेड़ पौधा है या कोई मरा हुआ जानवर है तो उनको हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखें तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ जमा होते हैं, थिकनेस ऑफ द टेरिजीनियस डिपॉजिट्स इज हाईएस्ट ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे पाई जाती है। ऐसे ही होते हैं हाइड्रोजीनियस डिपॉजिट्स जो आपके वाटर में ओरिजिनेट होते हैं, और ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपको पता है कि वाटर में आपके कई सारे जो है प्लांट्स होते हैं या कई सारे एनिमल्स भी होते हैं, तो उनके जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके जो डिपॉजिट्स होते हैं वो आपके उनको हम कहते हैं हाइड्रोजीनियस डिपॉजिट्स, ठीक है। कॉस्मिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं, दे आर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, लेस देन 1% ऑफ द डिपॉजिट्स एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एबिशल प्लेन्स। ये हमारे जो होते हैं थिन ग्लासी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम टेक्टाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्टाइट्स कहते हैं। ये हमारे कॉस्मिक डिपॉजिट्स होते हैं। अब देखो ऊज क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टर्म है, कई बार पूछा जाता है ऊज क्या है। द बायोलॉजिकल डिपॉजिट्स ऑफ द ओशियंस आर कॉल्ड ओजेस, ठीक है। तो जैसे पेल्जिक डिपॉजिट्स होते हैं, फाइन ग्रेन सेडिमेंट दैट एक्यूमुलेट्स एज द रिजल्ट ऑफ सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स टू द फ्लोर ऑफ द ओपन ओशन फ्रॉम फार फ्रॉम द लैंड। तो ये क्या है, ये फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट होते हैं, छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं जो एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठे हो जाते हैं किसके कारण, जब पार्टिकल्स आपके फ्लोर पर बैठ जाते हैं उसके कारण जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं उसको हम पेल्जिक डिपॉजिट्स कहते हैं। ये किसके बने होते हैं, सेली एंड स्केलेटन रिमेन्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म के से बने होते हैं। दे हैव वेरी फाइन फ्लोर लाइक टेक्सचर, अकर एज एक्यूमुलेटेड डिपॉजिट्स और फ्लोट अबाउट इन सस्पेंड। या तो ये उसके सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं ओशन फ्लोर पर, या ये सस्पेंशन करते हुए मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, या तो सस्पेंडेड रहेंगे वाटर में या फिर ये ओशन के फ्लोर पे डिपॉजिट्स हो जाएंगे। तो दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कैलकेरियस ऊज और सिलीसियस यूज। तो कैलकेरियस का मतलब शायद सीधे निकल रहा है हाई क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम आर फाउंड, और ये पाए जाते हैं आपके 2500 या 2500 मीटर की डेप्थ तक पाए जाते हैं। और जो सिलीसियस ऊजेस हैं दे हैव हाई क्वांटिटी ऑफ सिलिकॉन एंड फाइन बियॉन्ड। देखो 2500 मीटर तक आपके कैलकेरियस ऊजेस पाए जाएंगे और उससे नीचे आपके सिलीसियस ऊजेस पाए जाते हैं ना। ये ध्यान रखना है, सब एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पूछ लेता है स्टेटमेंट की फॉर्म में, और स्टेटमेंट ही ज़्यादा पूछता है यूजीसी नेट में, या हम कोई बड़ा एग्जाम देते हैं तो उनमें स्टेटमेंट की फॉर्म में ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें क्लेस, तो दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट डिपॉजिट्स फाउंड ऑन द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर के ऊपर अगर फाइनेस्ट डिपॉजिट्स होता है उसको हम क्लेस कहते हैं, और ये दीज आर रेड क्ले, और इसको हम रेड, ये जो है रेड क्ले की फॉर्म में ओशन बेसिन में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमने बात कर ली थी मेजर्स रिलीफ फीचर्स के बारे में। अब कुछ हमारे माइनर रिलीफ फीचर्स भी होते हैं, छोटे छोटे फीचर्स होते हैं, जैसे आपके रिजेस हो गए, हिल्स हैं, सी माउंट्स हैं, गोट्स हैं, ट्रेंचेस हैं, कैनियन हैं, फ्रैक्चर्स जोन है, आइलैंडिक आर्क्स होते हैं, एटॉल्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, सबमर्ज्ड वोल्केनोज भी होते हैं, और सी स्कैर्प्स भी पाए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना मिड ओशियनिक रिजेस है। मिड ओशियनिक रिजेस आपका इससे प्रश्न आपका हर बार आपका आता है यूजीसी नेट में, और किस तरीके से आता है, मिड ओशियनिक रिजेस के ना नेम पूछ लेता है कि कौन सी ओशन में किस टाइप की रिजेस पाई जाती है, उनका नेम पूछ लेता है। तो हम इसका एक अलग से ही वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो मिड ओशनिक रिजेस क्या है, बेसिकली कंपोज ऑफ टू चेन्स ऑफ माउंटेन्स सेपरेटेड बाय ए लार्ज डिप्रेशन। जो पानी के अंदर जो माउंटेन चेन्स होती हैं उनको मिड ओशनिक रिजेस कह देते हैं, ठीक है।
और माउंटेन रेंजेस कैन हैव पीक्स एज हाई 2500 मीटर एंड सम इवन रीच अबव द ओशन सरफेस। ठीक है, तो जैसे आइसलैंड जो है आपका मिड ओशन रिजेस का एक पार्ट है जो कि ऊपर की तरफ निकल आया है, और मिड अटलांटिक रिजेस कहाँ पाई जाती है, आपकी अटलांटिक ओशन में पाई जाती है। ठीक है, सी माउंट्स क्या है, सी माउंट्स इट इज अ माउंटेन विद पॉइंटेड समिट। अब देखो यहाँ पे ना पॉइंटेड समिट, इस टाइप के जो पानी के अंदर माउंटेन्स पाए जाएंगे, पॉइंटेड समिट्स इनकी होगी, उसको हम सी माउंट्स कह देते हैं। और ये सी माउंट्स आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन, ये वॉल्केनिक ओरिजिन से बनते हैं, और इनकी जो ऊंचाई होती है 3 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर तक ऊंचाई इनकी पाई जाती है। ठीक है, जैसे एम्परर सी माउंट है, एन एक्सटेंशन ऑफ द हवाईयन आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन इज गुड एग्जाम्पल। सब मरीन कैनियन आपकी पाई जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी कैनियन है, ये आपकी क्या है, कैनियन है। तो ये डीप वैलीज होती हैं, सम कंपेरेबल टू ग्रैंड कैनियन ऑफ द कोलोराडो रिवर्स। तो अब यहाँ देख सकते हो हडसन कैनियन इज द बेस्ट नोन सबमरीन कैनियन इन द वर्ल्ड। ठीक, अगला है गोट्स। गोट्स क्या होते हैं, जैसे हमारा पठार होता है ना, ऐसी पानी के अंदर का जो पठार होता है उसको हम गोट्स कहते हैं। अगर ये पठार पानी के लेवल के नीचे है तो हमने उसको क्या कह दिया, गोट्स। पानी के ऊपर निकल आता है तो ये अटाल हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो इट इज अ फ्लैट टॉप सी माउंट, दे शो एविडेंस ऑफ ग्रेजुअल सब्सिडेंस थ्रू स्टेजेस टू बिकम फ्लैट टॉप सबमरीन माउंटेन्स। इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 10,000 सी माउंट्स एंड गोट्स इन द पैसिफिक ओशन। तो पानी के अंदर का जो पठार होता है उसको हम गोट्स कह देते हैं, इसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, दीज आर लो आइलैंडिक फाउंड इन द ट्रॉपिकल, अब अटॉल के बारे में बात कर रहे हैं। These are low islands found in the tropical oceans consisting of coral reefs surrounding a central depression। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये आपका बीच में क्या हो गया, बीच में आपका वाटर भर गया और चारों तरफ जो है आपके आइलैंड आपके बन गए हैं, चारों तरफ आइलैंड यहाँ पर बन गए, तो इनको हम कह देते हैं अटॉल। ठीक है, क्या कह देते हैं, अटॉल कह देते हैं। बैंक क्या होता है, तो बैंक दीज मरीन फीचर्स आर formed as a result of erosional and depositional activity. A bank is a flat topped elevation located on the continental margins। continental margins के पर ये बनते हैं, जैसे आपका डॉगर बैंक है नॉर्थ सी में है, और ग्रैंड बैंक जो है आपका नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक में पाया जाता है। ठीक है, और न्यू फाउंडलैंड भी ये आपके बैंक के उदाहरण है। ठीक है, ऐसे ही आपका शोल होता है। ठीक है, सोल इज ए डिटैच्ड एलिवेशन विद शैलो डेप्थ, सिंस दे प्रोजेक्ट आउट ऑफ वाटर विद मॉडरेट हाइट्स दे आर डेंजरस फॉर नेविगेशन। फिर आपका रीफ है, तो ये रीफ इज ए प्रिडोमिनेंटली ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स होते हैं बाय लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म ए माउंट और रॉकी एलिवेशन लाइक ए रिज। तो देखो जो ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स होते हैं लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म के, वो एक तरीके से बांध बना लेते हैं पानी में। ठीक है, तो उसको हम रीफ कह देते हैं। कोरल रीफ्स आर ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पैसिफिक ओशन वेयर दे आर एसोसिएटेड विद द सी माउंट एंड गोट्स। द लार्जेस्ट रीफ इन द वर्ल्ड इज क्वींसलैंड कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्वींसलैंड कोस्ट ऑफ, आपको पता है कि ग्रेट बैरियर रीफ जिसको हम कहते हैं, तो वो क्वींसलैंड कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, रीफ्स में एक्सटेंड अबव द सरफेस, दे आर जनरली डेंजरस फॉर द नेविगेशन। नेविगेशन में ये जो है हमारी हार्मफुल होती हैं। अब ओशनिक रिलीफ का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमें इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि ओशनिक रिलीफ कंट्रोल द मोशन ऑफ सी वाटर। ये सी वाटर की मोशन को कंट्रोल करते हैं, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं नेविगेशन और फिशिंग के को भी क्या करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये आप इसका सिग्निफिकेंस था, इसीलिए हमें इसकी स्टडी करना जरूरी होती है। और आपको पता है ये हमारे इकोनॉमिकली कितना इम्पोर्टेंस है, और हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ओशनिक रिलीफ की स्टडी करना। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे एस्चुरी और वर्सेस डेल्टा में क्या डिफरेंस है, लगून और एस्चुरी में क्या डिफरेंस है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और कुछ और बेसिक टर्म्स हैं, ओशनिक वेव्स क्या होती हैं, ओशनिक वाटर का मूवमेंट्स कैसे होता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम अगले वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।